हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम करने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एमसीक्यूज। इससे पहले हम पूरे चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करके आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। हमने एक एक करके पूरे सेल को, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यू भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कम से कम 3 से 4 मार्क्स में तो इस चैप्टर से एमसीक्यू आपको देखने को मिल ही जाएंगे और बिल्कुल इजी आपके एमसीक्यू होते हैं इसमें से, अगर आपने थ्योरी कर रखी है तो। इससे पहले हम एमसीक्यू करें, आप थ्योरी को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। द फिनोमिना वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक इन हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। यहाँ पे एक वो बोला गया है कि हाइपरटोनिक मीडियम दिया हुआ है। हम 3 मीडियम पढ़ के आए थे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन तीनों मीडियम में क्या होता है, जब भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, जो सेल के अंदर का जो पानी होता है, जो सेल के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल गिरे हुए हैं वो बाहर आ जाते हैं, बाहर आने लग जाते हैं और सेल श्रिंक होना स्टार्ट कर देती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सेल के अंदर पानी की हायर कंसंट्रेशन होती है और सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन होती है, और वाटर हमेशा क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही मूव करता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें क्या बोल रखा है इसने, जो फिनोमिना वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, इसका मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर का सारा पार्ट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इन हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड फ्रंटोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। ये सुना सुना लग रहा है हमें, हम पहले वाली वीडियोज में करके आ चुके हैं। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जब भी हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसका जो अंदर पानी होता है वो ज्यादा हो जाता है और बाहर पानी कम हो जाता है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, साइटोप्लाज्म का सारा कंटेंट बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है और सारी सेल आपकी सूख जाती है, आराम आराम से श्रिंक वो हो जाएगी और वो सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमारी पहले वाली वीडियोस देख सकते हो। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम करते हैं, वैक्यूल्स प्रोवाइड। वैक्यूल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वैक्यूल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होते क्या हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में थोड़ी अमाउंट में होते हैं, प्लांट सेल में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और जो वैक्यूल्स होते हैं वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने में काम आते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, प्लांट सेल को या फिर जो भी एनिमल सेल आपकी, उसको रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। मेनली ये प्लांट सेल में यूज होते हैं। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ के आ चुके हैं। रिजिड एक हमने मीनिंग पढ़ा था। रिजिड का क्या होता है, जब भी कोई सब्सटेंस अपनी उसको शेप को चेंज करने से मना करता हो, अपनी शेप को चेंज करने से रिटेन करता हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। और टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, जब भी मान लिया सेल के अंदर पानी भर रहा है तो एक टाइम तो ऐसा आएगा उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी एंड उसके अंदर और पानी लेने की, तो उस टाइम पे सेल पूरी तरीके से स्वेल हो चुकी होती है, फूल चुकी होती है। तो स्वोलन सेल को ही, स्वोलन की चीज को ही हम क्या बोल देते हैं, टर्जिड बोल देते हैं। उसी प्रोसेस को हम बोल देंगे टर्जिडिटी। तो वैक्यूल्स होते हैं, दोनों प्रोसेस आपकी प्रोवाइड करवाते हैं, रिजिडिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं सेल को और टर्जिडिटी भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। और इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम देख लेते हैं, द प्रोसेस विच ओकर व्हेन ड्राई रेसिन्स आर सोक्ड इन वाटर। क्या बोला हुआ है, जब भी हम किशमिश देखिए आपने, रात को भिगो के रख दोगे, सुबह फुली हुई आपको मिलेंगी। ऐसे क्यों होता है, जब भी हम क्या करते हैं, ड्राई रेसिन्स को लेते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं, तो जो क्या होगा, अंदर सेल के जो अंदर पानी है, किशमिश की सेल के अंदर पानी वो कम अमाउंट में होता है, बाहर पानी ज्यादा अमाउंट में होगा। और हमेशा क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पानी जाता है, उसकी मूवमेंट होती है, इसी वजह से किशमिश आपकी फूल जाती है। तो पानी को अंदर लेने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एंडो, और बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एक्सो बोलते हैं। तो इसमें से कौन सी प्रोसेस जाएगी, ऑस्मोसिस अकेली तो हो नहीं सकती, अंदर जाना बाहर जाना हमें नहीं पता। डिफ्यूजन नहीं हो सकता, डिफ्यूजन लिक्विड और गैस में मेनली हम यूज करते हैं, जो जब भी सॉलिड और गैस में मेनली यूज करते हैं। जब भी लिक्विड की बात आ जाती है, वाटर की बात आ जाती है, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलना स्टार्ट करते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर लेना, ऑस्मोसिस के थ्रू किसी भी पानी को क्या करना, अंदर लेना अपने, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। तो इसमें यही हुआ है, किशमिश ने बाहर का पानी अपने अंदर ले लिया है, इसी वजह से इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा एंडो ऑस्मोसिस। और एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये होता है जब भी अमीबा अपना खाना लेती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो
फ्लेक्सिबल होते हैं, उस फ्लेक्सिबिलिटी की हेल्प से वो किसी ना किसी शेप, अलग अलग शेप बना के अपना खाना अंदर लेती है, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एंडोसाइटोसिस। द फूड टेकन की प्रोसेस है ये अमीबा की। तो इसमें ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल को हम पढ़ के आ चुके हैं, इसमें क्या बोला है, एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन और प्रोकैरियोट्स इज नोन एज। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होते हैं, इससे पहले वाली वीडियोस में हम उनके बीच में डिफरेंस देख के आ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो भी आपका न्यूक्लियर वाला रीजन होता है, इसमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ऑर्गेनल जो होते हैं वो उसके बाहर से सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो न्यूक्लियस के बाहर से भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, वो ऐसे ही पड़ा हुआ हमें मिल जाता है। तो अनडिफाइंड रीजन होता है न्यूक्लियस का। इसी वजह से हम नॉर्मल अगर न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें हमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड्स और ये क्रोमेटिन फाइबर सब कुछ अलग अलग देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पूछा है उस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन का क्या नाम होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस हम नहीं बोल सकते उसको क्योंकि कोई भी डिफाइंड नहीं है, सेल ऑर्गेनल नहीं है उसके बाहर से, इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, सी एंड डी आपके गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम देख लेते हैं सेल ऑर्गेनल दैट इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। हम एनिमल सेल में और प्लांट सेल में लगभग ये पढ़ के आए हैं कि सारी जो भी सेल ऑर्गेनल होती हैं लगभग मेम्ब्रेन बाउंड ही वो होती हैं। जैसे लाइसोसोम और वैक्यूल्स थे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थे, और जो बाकी के जो भी बच गए गोल्जी एपेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, न्यूक्लियस, ये सारे क्या हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। लेकिन एक ऑर्गेनल ऐसा बच जाता है जिसके बाहर से मेम्ब्रेन नहीं होती, वो उसका दूसरा नाम हम ये भी बोल सकते हैं, वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है आपकी सेल का। देखिए कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्लास्टिड का ही पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, और प्लास्टिड तो आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये है, और गोल्जी एपेटस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है दोनों। राइबोसोम एक ऐसा वो है सेल ऑर्गेनल है जो स्मॉलेस्ट भी है और इसके बाहर से कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होती, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको दूसरी तरीके से ही पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिल सकती है। बाकी तो सारे मेम्ब्रेन बाउंड हो गए, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोटिक में हो नहीं सकते, तो ये जो बिना मेम्ब्रेन बाउंड का है वो किस में हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक में हो जाएगा। उसका आंसर भी आपका राइबोसोम हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और पहले वाली वीडियोज आप अच्छे से कर चुके होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ, क्योंकि उसी के बेस पे आपके सारे एमसीक्यूज हैं। अगर वो वीडियोज आपने कर रखी हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे इन क्वेश्चन को। तो देखिए इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, हमने देखा था कि हमें क्या होता है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देखा था हमने, उसमें खाना रखा हुआ है, वो खाने को खा के हम क्या कर लेंगे, एनर्जी ले लेंगे, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और जैसे हमारे लिए लाइट काम करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, जो पावर हाउस से हमें मिलती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी से ही हम लगभग आजकल घर के सारे काम करते हैं। जैसे आजकल तो हमें इंडक्शन ऐसे चल गए, हम बिना इंडक्शन के चाय भी नहीं बनाते, है ना। तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लिए एक एनर्जी के लिए ही काम करती है, एनर्जी के रूप में ही काम करती है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बॉडी के लिए एक पावर हाउस का काम करता है। ये कार्बोहाइड्रेट और जो फैट के मॉलिक्यूल जो आते हैं उसके पास, उनको डाइजेस्ट करके, ऑक्सीडाइज करके, ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी देता है एटीपीज की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और ये कहाँ से मिलता है आपको, ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एटीपी सेकंड जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इस फॉर्म में तो हमें एनर्जी मिलती है इस फॉर्म में, लेकिन ये हमें पावर हाउस नहीं बोल सकते, ये बनाते नहीं है, ये तो फॉर्म ऑफ एनर्जी खुद ही है। ठीक है, जैसे हमारे पावर हाउस से हमें इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी मिलती है, वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम का पावर हाउस है वो एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी देता है। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लिख देते हैं, चलो ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये क्या है, पावर हाउस है, यहां से मिलती है ये एनर्जी हमें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए विच प्लास्टिड आर कलरलेस। प्लास्टिड आपको पता है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसके पार्ट क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर्ड होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, उसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट जो बच जाता है आपका, क्रोमो जहां भी आ जाता है वो कलर देने का काम करता है, किसको, फ्रूट को एंड फ्लावर को। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को ट्रैप करने में काम आता है। अब बच गया ल्यूकोप्लास्ट को भी कोई काम देना पड़ेगा। इसको बोला गया कि भाई आप कुछ खाना वाना जो बनाता है वो स्टोर कर लो, ये कोई कलर देने के लिए काम नहीं आता है, व्हाइट कलर का होता है। तो हम बोल देंगे जो कलरलेस प्लास्टिड है वो कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। विच सेल ऑर्गेनल प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स इन सेल।
एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जो आपकी बॉडी से, मेनली वो लीवर सेल में प्रेजेंट होती हैं। वो क्या करती हैं, आपकी बॉडी से जितना भी पॉइजन है, ड्रग है, उसको बाहर निकाल देती हैं, डिटॉक्सिफाई कर देती हैं आपकी बॉडी को। वो कौन सी होते हैं, आपकी मतलब शरीर के अंदर लिपिड के फॉर्म में, और लिपिड के साथ डिजोल्व होके, पानी के साथ डिजोल्व होके सारी इंप्योरिटीज पड़ी रहती हैं। तो उनको बाहर कौन निकालता है, ये हम पहले वाली वीडियोज में भी अच्छे से कर चुके हैं। गोल्जी एपेटाइटिस ये काम नहीं करती है, गोल्जी एपेटाइटिस 3 काम करता है, वो वीडियो में जाके आप देखोगे। लाइसोसोम क्या होता है, जो सुसाइडल बैग होता है, जब भी आपकी सेल खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको खा जाता है और बाद में खुद भी मर जाता है। इसका आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो SER होता है, ये लिपिड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और ये डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है पॉइजन एंड ड्रग्स से। ठीक है, तो ये आपका इसका फंक्शन भी हो जाएगा। जब पूरे के बारे में भी आपको लिखना हो, 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, तो ये उस वहां पे भी आप ये लिख सकते हो। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ गया। प्रोटीन एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो वो लिपिड और प्रोटीन आया कहां से जिससे सेल मेम्ब्रेन बन गई? वो लिपिड एंड प्रोटीन आया RER एंड SER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रफ क्या होते हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। और राइबोसोम जहां भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम हमेशा प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और जो स्मूथ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड यानी कि फैट के उसमें क्या करेगा, बनाने में हेल्प करेगा। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा RER एंड SER। Cell organelle involved in forming complex sugar from simple sugar are। ये बोला गया है कि जो भी आपकी बॉडी में सेल में सिंपल शुगर बनती है, उसको कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स शुगर में। कौन करता है बताइए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे फंक्शन है, वो हम देख के आ चुके हैं। राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और आ गया प्लास्टिड के बारे में हम देख चुके हैं। 3 तरीके के प्लास्टिड होते हैं, वो तो करता ही नहीं इसमें। अब बच गया गोल्जी एपेटाइटिस क्या काम करता है? 3 काम करता है। एक तो जो आपको दे रखा है वही, जो भी बॉडी में सेल में क्या बनती है, सिंपल शुगर बनती है, उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। दूसरा ये क्या काम करेगा, जो लाइसोसोम होता है, जो सुसाइडल बैग है, उसको ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और तीसरा ये काम करता है फूड पहुंचाना पूरी सेल के अंदर, पैकेजिंग करना, उसको मॉडिफाई करना, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको बना के दिया है, उसको फिर भेजना हर सेल के पार्ट में, हर सेल ऑर्गेनल के पास। वो काम होता है गोल्जी एपेटाइटिस का। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अमीबा रिक्वायर इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस। ये अभी हम करके आ चुके हैं पहले क्वेश्चन में ही। अमीबा जिस प्रोसेस से अंदर खाना लेती है, वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होता है। और एंडो का मतलब होता है अंदर लेना, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर लेना। तो इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। जो सेल वॉल होती है, विच ऑफ दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज से नहीं बनी होती। किसकी सेल वॉल? आपने देखा था कि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें हम देख चुके हैं कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब एक चीज हम देख के आ चुके हैं कि जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो इसमें हाइड्रिला भी आपका प्लांट है, मैंगो ट्री भी प्लांट है, और कैक्टस भी प्लांट है। ये सारी चीजें क्या हैं, प्लांट के पार्ट हैं, प्लांट के रूप है, अलग अलग कैटेगरी के प्लांट्स है। लेकिन जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वो यहाँ पे सेलुलोज की बनी नहीं होती है। ये किससे बनी होती है, ये आप आगे जाके देखोगे। पॉलीपेप्टिडग्लाइकन एक नाम का क्या होता है, सब्सटेंस होता है, उससे ये मिलके बनी होती है। ठीक है, ये हायर क्लासेस की आपकी बात है, फिलहाल सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी। सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन होता है AgNO3, एक सॉल्यूशन होता है। ये किसकी स्टडी में हेल्प करता है? तो हम इसमें देखेंगे कि जो गोल्जी एपेटाइटिस होता है, कैमिलियो गोल्जी ने क्या किया था, एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था और उसको गोल्जी एपेटाइटिस के ऊपर डाल दिया था। उसने फिर क्या देखा कि जो भी गोल्जी एपेटाइटिस का अंदर का जो पार्ट है, जो वेसिकल्स थे, वो क्लियरली विजिबल हो रहे थे उसकी स्टेन की वजह से। उसके ऊपर जो भी स्टेन लग गए थे सिल्वर नाइट्रेट की वजह से, उसकी वजह से हम उसको आसानी से देख पा रहे थे, बजाय कि सिंपल गोल्जी एपेटाइटिस के। तो ये स्टडी करने के काम आता है किसकी, गोल्जी एपेटाइटिस की। कैमिलियो गोल्जी ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करके देखा था। चलिए आगे वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किचन ऑफ सेल इज। आप एक चीज बताइए, जो भी खाना बनता है प्लांट सेल के अंदर,
वो किस चीज में बनता है, कौन खाना बनाने में हेल्प करता है? खाना बनाने में हेल्प करता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अगर सनलाइट को ट्रैप करके ही नहीं लेके आएगा तो खाना कहाँ से बनेगा? तो क्लोरोफिल आपकी सनलाइट को ट्रैप करता है, वहां पे खाना वाना बनता है सब कुछ। क्लोरोफिल किसका पार्ट होता है? क्लोरोप्लास्ट का पार्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट आपके 2-3 पार्ट होते हैं, इसके अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा पार्ट होते हैं। जो स्ट्रोमा होता है वो सनलाइट में काम करता है, जब भी सनलाइट आपके होती है उस टाइम पे काम करता है। ग्रेना जब सनलाइट नहीं होती उस टाइम पे वो काम करता है, बाकी जो भी उस खाने को लेके कुछ भी काम करना होता है उसको, वो कौन करता है? ग्रेना काम करता है। ये बाकी डिटेल की चीजें ये इतनी आपको नहीं देखनी, हमें सिर्फ इतना पता है कि जो भी खाना बनता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है। तो हमारे घर में कहाँ बनता है खाना? किचन में बनता है। तो सेल का खाना बनता है क्लोरोप्लास्ट में, तो इसीलिए किचन ऑफ सेल क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे हो जाएगा। गोल्जी एपेटाइटिस तो खाना भिजवाने का काम करता है, और ये प्लांट सेल की बात हो रही है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होती है, और गोल्जी एपेटाइटिस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? आरईआर एंड एससीआर इसके पार्ट हम पढ़ के आ चुके हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं, थोड़े से फैक्चुअल चीजें हैं, ये याद रखने, एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, ये तो सीधे सीधे आपको याद रखने पड़ेंगे। सेल थ्योरी के बारे में किसने बताया था कि सेल जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। वो किसने बोला था? वो बोला था सिल्डन एंड स्क्वान ने। बाकी जो नीचे बच गए हैं इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। वर्काउ ने क्या बोला था कि जो भी सेल आपकी बनी हुई है, ये नहीं है वो एकदम से कहीं से प्रकट होगी, वो क्या है जो पहले आपकी सेल थी उन्हीं से अराइज हुई है, सेल डिवीजन के थ्रू अराइज हुई हैं। या आप सेल डिवीजन पहले वाली वीडियो में देख के आ चुके हो, मिटोसिस एंड मेयोसिस के थ्रू क्या होती है? सेल डिवीजन होता है। और रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था कि जो भी डेड सेल है वो उसने क्या की थी? डिस्कवर की थी। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय लिविंग सेल। डेड सेल तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर दी थी, जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी? पॉन्ड सेल में उसने देखा था कि कुछ, पॉन्ड वाटर में देखा था कि कुछ लिविंग सेल वहां पे प्रेजेंट है, वो किसने देखा? ल्यूवेन हुक ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। और बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं किसने क्या किया था। इसका ऑप्शन सी है, यहाँ पे लगा देते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? डेड सेल को डिस्कवर किया। और पुरकेंजी ने क्या किया? प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म को इसने डिस्कवर किया। इसने क्या किया? डेड सेल को डिस्कवर किया। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी यहाँ पे की थी, ठीक है। और ल्यूवेनहुक ने क्या किया? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो ये थे आपके सेल चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब आगे आने वाले वीडियो में हम करने जा रहे हैं, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन से चैप्टर में दिक्कत है, हम वही चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। वरना हम इससे आगे कौन सा मोशन चैप्टर है, मोशन तो हम कर चुके हैं शायद से, है ना, मोशन तो कर चुके हैं। इसके बाद केमिस्ट्री का हम सेकंड पार्ट वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।